नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। ये आप सीधी तस्वीरें जो है बड़ोक के पास से देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं अध्यक्ष देवभूमि स्वर्ण संगठन मदन ठाकुर एक मशाल यात्रा लेकर निकले हैं। चलिए आपकी सीधी बातचीत करवाते हैं मदन ठाकुर जी से। मदन जी, आपका पहले तो लाइव टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस यात्रा की शुरुआत पिछले महीने से हुई थी, धर्मशाला से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। कैसी रही यात्रा अब तक की? यात्रा और आंदोलन जब भी शुरू होते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। बहुत सारे काले भेड़े भी मिलती है जो आपके रास्ते में रुकावट बनती है, परंतु जब मंशा अच्छी हो, निस्वार्थ भाव से आप समाज के लिए, निस्वार्थ भाव से आप समाज के लिए काम करते हो, अपने स्वार्थ को छोड़ते हुए हर वर्ग की जब आप बात करते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसी प्रकार से हर चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोग यहाँ पे आपके समक्ष पहुंचे हैं और 10 तारीख तक हम लोग शिमला पहुंचेंगे। जी, आप धर्मशाला से शुरू की थी यात्रा, कहाँ कहाँ होते हुए आप जो है पहुंचे दिल्ली? धर्मशाला से 17 फरवरी को हमने यात्रा शुरू की। वहां से हम देहरा होते हुए, अम्ब होते हुए, उन्ना, महतपुर होते हुए, मोहाली, खरड़ और खरड़ से हम लोग शाहबाद होते हुए दिल्ली की ओर हमने प्रस्थान किया। दिल्ली में ठीक 1 तारीख को हम लोग पहुंचे, परंतु दुखद दिल्ली की सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा वहां पे धारा 144 सिर्फ हिमाचल से आए इन लोगों के लिए था जो ये मशाल और ये फ्लैक्स लगा के थे। बाकी अन्य लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको किसी भी प्रकार की धारा 144 से गुजरना नहीं पड़ा। परंतु हमें यह कहा गया कि आप 10 मीटर भी मशाल जला के और इस फ्लैक्स को पहन के नहीं चल सकते। हमारे लिए बहुत दुखद परिस्थिति थी, परंतु हमने फिर भी हमने ज्ञापन भी दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के उपरांत हम लोगों ने फिर यात्रा आरंभ की। और आपके सामने बीच में हमें भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक बहुत बड़ा जो समर्थन था, पूरे पंजाब के लोग उसमें शामिल है, पूरे जाट और खाप पंचायतें उसमें शामिल है और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उन्हें आने वाले समय के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकें भी देता हूं कि जब भी हरियाणा के किसानों की कोई लड़ाई बनेगी, अपने अधिकारों के प्रति अगर लड़ाई बनेगी, तो हिमाचल प्रदेश उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। मदन जी, जानना चाहेंगे ज्ञापन जो आपने प्रधानमंत्री जी को भी सौंपा, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी सौंपा, ज्ञापन में क्या क्या जरूरी बातें थी? हमारे जो ज्ञापन में मुख्य बातें हैं, आर्थिक आधार पे आरक्षण। आरक्षण गरीबों को मिले, अमीरों को नहीं। कहने को तो हम अमृतकाल में हैं, परंतु वास्तव में अमृतकाल इन अमीर लोगों का है जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। गरीब लोग तो आज भी विष पान ही कर रहे हैं। दूसरा, आर्थिक आधार पे आरक्षण के साथ समानता का अधिकार लागू हो, जो हमें संविधान देता है। हमें किसानों के लिए जब बात आती है, हर बारी नीतियां तो किसानों के लिए बहुत सी बनती है, परंतु जमीन पे वो नहीं उतरती, जिसकी वजह से किसान हमारे आत्महत्या करते हैं। उसके लिए हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से हम निवेदन करते हैं कि किसान को 3000 रुपया प्रति माह प्रोत्साहन राशि या उसे वेतन दिया जाए। और मैं साथ में यूपी में योगी सरकार जी का बहुत बहुत आभार करता हूं। हमने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि उन्होंने किसान के लिए पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। तो मैं यूपी के किसानों का भी धन्यवाद करूंगा कि और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने किसानों के हित की बात की। साथ में हमारा एक देश, एक झंडा, एक संविधान, एक आरक्षण की मांग हम लोग करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे लोग में आरक्षण का बंतर बांट की जा रही है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत दैन्य है। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने आरक्षण को प्राथमिकता रखते हुए हमारे स्वर्ण बच्चों के तन से कपड़ा छीना है। मैं हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैं निवेदन करूंगा कि शिमला हम पहुंच रहे हैं 10 तारीख को। 10 तारीख के बाद या 10 तारीख तक आपने उन फैसलों को नहीं बदला तो आने वाली विधानसभा में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, जिसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। क्योंकि आपसे उम्मीद, आप स्वयं एक गरीब परिवार से आते हैं और गरीब परिवार से आते हुए या तो आपने गरीबों के साथ वो भद्दा मजाक किया है या आप स्वयं झूठ बोलते हैं, आप गरीबी आपने नहीं देखी है। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए, यहाँ की जनता के लिए आपके संगठन की तरफ से क्या क्या मुद्दे हैं जो सरकार के सामने आप रखने वाले? देखिए, जिस प्रकार से किसानों को जातियों में बांटा है, हर योजना को जातियों में बांटा गया है, तो हमारा मानना है कि समानांतर तरीके से किसानों के लिए योजनाएं बनाई जाए।
जो बेरोजगार है, बेरोजगारों के लिए अगर रोजगार सरकार देती है तो उसमें किसी जातीय प्राथमिकता ना देते हुए सबको समानांतर योजना दी जाए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारे होते हैं जिसमें छात्र, एक व्यक्ति जो बच्चा 50 रुपये फीस भरता है, दूसरा बच्चा 500 रुपये फीस भरता है, हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी किया है कि उसमें उससे वो शुल्क ना लिया जाए। क्योंकि अगर आपने शुल्क लेना है, जिसका चयन हुआ है उससे आप चाहे 1000 रुपये ले लो, परंतु आप उसी विद्यार्थी से पैसे लीजिए। परंतु जो बच्चे साल में कम से कम 10 बारी फॉर्म भरते हैं उनसे उनका वो पैसा माफ किया जाए। हम हर प्रकार से टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों का दुरुपयोग ना कर, अपने सुख सुविधाओं के लिए उन पैसों का इस्तेमाल ना कर, कृपया करके वो देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में और हर तरह से समाज के निर्माण में आप उस पैसे को लगाएं, जिससे आपकी दिन दुगनी रात चौगनी आपका राज्य उन्नति करेगा। अगर बात करें मदन जी, पिछली सरकार की बात करें, बीजेपी सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना था। क्या आपको लगता है कि जो प्रेजेंट में कांग्रेस की सरकार है ये आपकी मांगों को मान पाएगी? पिछली सरकार ने स्वर्ण समाज के साथ बहुत भद्दा मजाक किया, जिसका खमियाजा उन्होंने इस चुनाव में झेला है। और उन्हें अच्छी वो भले ही झूठ बोल के या कुछ बातें तोड़ मरोड़ के कहें, परंतु उन्हें दिल में उनको दर्द है कि स्वर्ण समाज द्वारा उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। और इसी प्रकार से मेरी नई नवेली सरकार से भी निवेदन है कि कहीं इस स्वर्ण समाज की आवाज़, और जब गरीबों के अधिकारों की बात आती है और किसानों की आवाज़ आती है, तो कहीं इसको अनदेखा ना करें। आने वाले बहुत समय है, अभी लोकसभा के इलेक्शन भी आने वाले हैं और बहुत सारी परिस्थिति आने वाली है। 5 साल है, 5 साल में हम हर बारी आंदोलन का रास्ता चला रहेगा। परंतु मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे आंदोलन में इस प्रकार की कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम एक अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हर प्रकार की जो राष्ट्र की हमारी संपत्ति है उसका सम्मान करते हुए अपने आंदोलन को करते रहेंगे। 10 तारीख को शिमला पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के और सरकार के सामने हम कम से कम 1000 धूप की बत्तियां जला के निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भगवान से बढ़कर सरकार है। क्योंकि सरकार जब चाहे किसको झूठे केस में फंसाना है, किसको सही केस में फंसाना है, सरकार के ऊपर निर्णय। भगवान तो बहुत लेट इंसाफ करते हैं, हमारी सरकार चुटकियों में इंसाफ करती है। तो हम अपनी सरकार से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि हमारे गरीब लोगों के लिए आयोग का आप एक्ट के रूप में निर्माण करें और हर वर्ग को आप जातियों में ना बांटे। जिस प्रकार से आपने बच्चों को बांटा है, शिक्षा को आपने बांटा है, जिस प्रकार आपने किसानों को बांटा है, हर प्रकार की योजना आप दे। हमें इस पे बात पे नहीं जा रहे कि हम जाति प्रथा को अपना रहे, जातियां हमने नहीं माने। हम जब धर्मशाला से चले थे तो वहां पे किन्नर समाज घर से रोटियां लेके आया था, रविदास समाज घर से रोटियां लेके आया था। दिल्ली में जहां पे हम लोग ठहरे थे वो कबीर जो बस्ती थी उस गांव में बसे थे, उस गांव में रुके थे। वहां के लोगों ने जो स्नेह हम लोगों को दिया, हम उसके ताउम्र ऋणी रहेंगे। परंतु ये राजनीतिक लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये लोग सारी जातियां इकट्ठी हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से हर जाति वर्ग के लोगों से एक निवेदन करूंगा कि इन राजनीतिक लोगों के चक्रों में ना पड़े, आपसदारी को समाप्त ना करें, दोबारा से अपने गरीब लोगों के लिए आवाज बुलंद करें, अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए आप बुलंद आवाज करें। 10 तारीख को आप शिमला पहुंचे, 10 तारीख को हम लोग शिमला पहुंचेंगे। ये काफिला यूं ही बढ़ता जाएगा और हर गांव हर शहर हम लोग जन जागृति में इस मशाल को लेके जाएंगे और जब तक हमारे अधिकार नहीं मिल जाते ये मशाल बुझने वाली नहीं है। मदन जी, कहना चाहूंगा 10 तारीख को जब आप लोग शिमला पहुंचेंगे तो कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद आपको इस मशाल यात्रा में लग रही है? हम धीरे धीरे चलना भी चाहेंगे। देखिए, हमने हर व्यक्ति से कहा है कि यदि आपको हमारी राह, हमारा आंदोलन अच्छा लगा हो तो आप जरूर साथ दें। बहुत सारे लोग राजनीति के जो गुप्तचर बैठे हैं, राजनीति का जो प्रमुखता मानते हैं, वो लोग चाहते हैं कि कभी भी इस प्रकार की व्यवस्था ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारे समाज के लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कुछ समय पहले समाज की बात कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, परंतु जब समाज की असल मायने में बात लगी है तो वो उन लोगों को ये फोन करके कहते हैं कि आप वहां पे मत जाइए। तो वो लोग चाहते हैं कि यदि ये मुद्दे सॉल्व हो गए, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो गया और सरकारों ने आयोग बना दिया, तो वो भूखे मर जाएंगे। उनकी रोजी रोटी का जो कमाने का जो जरिया है वो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना, राजनीतिक तौर पे वो लड़ाई लड़ना है, जिससे वो पैसा भी ऐंठते हैं और जिससे लोगों को भी, हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह भी करते हैं। जी, पार्टी बनाई गई जो
पिछली बार, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये जो राजनीति का जो कीड़ा है वो व्यक्ति में जन्मजात से होता है, वो पुश्त दर पुश्त चलता है। तो हम लोगों ने पहचानने में गलती कर दी। हमने ये नहीं सोचा कि जरूरी नहीं है सारी उंगलियां बराबर हो, परंतु आज पता लग रहा है कि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए किस हद तक गुजर सकता है कि वो समाज को भी बलि चढ़ा सकता है। वो आपने देखा है, आपने वोटों की गिनती भी इतनी थी कि 4 दिन वोटों को गिनते लगे, इतने भारी बहुमत से वो लोग जीते कि उनके पास वोटें रखने लायक जगह नहीं बची। तो समाज को मूर्ख बनाना छोड़िए। मैं आज भी कहता हूं कि जिस प्रकार से निरंतर समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी बात अधिकारों की बात आती है तो एक जगह खड़े होके इकट्ठे होके आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि सरकार माने और सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करे। मदन भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये, जब पार्टी की घोषणा की गई, जब पिछली बीजेपी की सरकार पे धरना हुआ था, जैसे ही पार्टी की घोषणा हुई, बहुत सारे जो सोन भाई आपके साथ जुड़े थे उनका एक विश्वास टूटा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, उनका विश्वास कैसे पुनः से जोड़ पाएंगे? आपने देखा होगा कि 10 तारीख को भी एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी संगठन के पेज द्वारा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप कभी पीछे बायोडाटा चेक करें तो उसमें आपको पता लग जाएगा किस व्यक्ति ने वो पोस्ट डाली थी। और दूसरी बात, जब 16 तारीख को आपको पता है कि 16 तारीख को जब वो घोषणा की गई तो उसमें तमाम समाज के लोगों का दिल टूटा था, क्योंकि समाज ने कभी नहीं चाहा था। समाज को एक बहुत अच्छी उम्मीद जगी थी कि कुछ लोग हैं जो हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं। युवाओं को लगा था कि कुछ एक लोग हैं जो हमारे अधिकारों की बात निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, परंतु वो आस्तीन के सांप निकले कि उन्होंने अपने स्वार्थ को देखते हुए समाज के लिए को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं वही कहता हूं, जिसने भी जातीय आधार पे राजनीति की है उसका वो जमीन में उसका पतन हुआ है, वो कभी भी ऊपर नहीं उठा है। आप बहुत सारे लोगों को देखिए, ओवैसी है, मायावती जी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राजनीति करने की कोशिश की। कुछ दिन वो सूरज ऊपर बहुत तेजी से बढ़ता है, परंतु वो डाउन भी इतने अस्त भी इतनी जल्दी होता है कि वो बाद में कहीं ढूंढे भी नहीं मिलता। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि हमारी ना तो लड़ाई पहले राजनीति की थी, ना आगे राजनीति की रहेगी। हमारी तो सिर्फ इतनी सी लड़ाई है कि अपने बच्चों के अधिकारों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कल को मेरा बेटा मुझसे जब पूछे कि जब आप आरक्षण के लिए लड़ रहे थे तो क्या जरूरत थी आपको राजनीति में जाने की, तो कम से कम मैं अपने लड़के के साथ, अपने बच्चों के साथ आंख से आंख मिला के बात कर सकूं कि बेटा हमने तो दोबारा कोशिश की थी परंतु लोगों ने साथ नहीं दिया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को भी ये आंदोलन अच्छा लग रहा है, जिस व्यक्ति को भी लगता है कि हमारा भविष्य बचे, जिस व्यक्ति को लग रहा है कि हमारे किसानों की दशा सुधरे, जिस व्यक्ति को लग रहा है कि योग्यता के आधार पर नौकरियां हों जिसमें डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, प्रशासनिक सेवा है, जिस व्यक्ति को लग रहा है कि हर गरीब को वो अधिकार मिलने चाहिए, वो जरूर हमारे साथ चले। हम लोग निस्वार्थ भाव से, हमें राजनीति नहीं करनी, ना हमें इलेक्शन लड़ने, हमें किसी भी प्रकार की वोट की चिंता नहीं है। लोगों ने साथ दिया तो हम आगे चलेंगे, अगर लोगों ने नहीं साथ दिया तो हमें उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं रहेगा कि इन लोगों ने साथ नहीं दिया। मदन भाई, जाते जाते मेरा सवाल आपसे ये, जितने भी भाई आपका इस मशाल यात्रा में साथ दे रहे हैं, कल के लिए अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आपको ऑफर आती है या आप खुद की पार्टी बनाते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग है? देखिए, जहाँ पे खुद की पार्टी की बात आती है तो उससे ज्यादा मुझे आत्महत्या करने में सुकून मिलेगा। इस प्रकार की घटिया परिस्थिति से मैं नहीं जाऊंगा। रही बात राजनीति के किसी निमंत्रण की, तो हमें ना तो आवश्यकता है, ना हम जाने की उम्मीद करते हैं, ना चेष्टा रखते हैं। मैं उस पार्टी का समर्थन कर सकता हूं जो हमारे अधिकार की बात करेगा, जो स्वर्ण आयोग लागू करेगा एक्ट के रूप में, जो समानता का अधिकार लागू करेगा, जो आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू करेगा, योग्यता के आधार पे नौकरियां देगा, किसान परिवार को 3000 रुपया वो प्रति माह अगर प्रोत्साहन राशि देगा, हम उसकी जय जयकार करेंगे। जाते जाते जो इस मशाल यात्रा में लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं आप सभी के माध्यम से आपके द्वारा यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग आना चाहते हैं मशाल यात्रा, हमने www.swarnsangathan.org हमारी वेबसाइट है, उस पर भी हर प्रकार की अपडेट है। और मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ 94-180-86-662। यदि आपको डायरेक्ट फ़ोन करना है तो डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकते हैं। आज की हमारी जो ये यात्रा है, सोलन में लंच होगा, लंच के बाद हम लोग रात्रि जो विश्राम होगा वो कंडा घाट में होगा, पुराना तहसील रोड पे होगा, और उसके बाद कल हम वाकना घाट तक की यात्रा करेंगे और
और 9 तारीख को हम वाकना घाट से बैरियल तक निकलेंगे। जो भी लोग 10 तारीख के लिए आना चाहेंगे वो शिमला बैरियल में वहाँ पे आ सकता है। पार्किंग व्यवस्था वहाँ पे अच्छी है, हम लोग रात्रि ठहराव वहाँ पे करेंगे। और 10 तारीख सुबह 9:30 बजे ठीक हम वहाँ से सचिवालय की ओर प्रस्थान करेंगे। ओल्ड बस स्टैंड होते हुए हमारा रास्ता रहने वाला है। जो भी व्यक्ति हमें ज्वाइन करना चाह रहा है वो निरंतर हमारे साथ फोन पे संपर्क कर सकता है, मैसेज कर सकता है। हमारे पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी है, उन्हें फोन कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर मैं पुनः दे देता हूं 94 180 86 662। आप सभी नोट कर लीजिएगा और आप जरूर आएं। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपकी कलम चलती है, जिस प्रकार आपका जो इस माइक का रिएक्शन है वो इतना बेहतर है जिससे हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है। पहले भी बात वार्तालाप हमारी हुई, जन जन तक वो आवाज पहुंची। एक बार फिर से आप पूरी टीम का बहुत बहुत बधाई। और ये जो मेरे साथ चलने वाले दिन रात मेरे साथ लोग चले हैं हमारी इस लड़ाई में, इन्होंने हमें इतनी प्रेरणा दी है कि कहीं भी हमें थकावट महसूस नहीं हुई। तो मैं इनकी तरफ से भी तमाम आपके लाइफ टाइम के चैनल के जितने भी आपके श्रोता है मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और इन सभी की तरफ से यही कहूंगा कि इन लोगों के बारे में भी सोचो जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सड़कों पे पैदल चले हैं। आपने आज धर्मपुर के पास की घटना देखी है। मैं उन बच्चों, उन जो मृतक के परिवार है, मैं उनके परिवार के साथ शोक व्यक्त करते हैं। और दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश में कि चिट्टा में नंबर 1 आया है, परंतु उसके बाद भी इस प्रशासन द्वारा इस प्रकार की नाकामी को देखते हुए मैं तो ये कहना चाहूँगा प्रशासन और सरकार से कि जल्द से जल्द ये जितना भी चिट्टा सेवन करने वाले इनको उम्र कैद में तब्दील किया जाए। जब तक इन्हें उम्र कैद नहीं होगी तब तक ये चिट्टे की जो प्रथा है, चिट्टा सेवन करने वाले लोगों की, ये नशे से हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। चाहे वो षड्यंत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार की है। मैं हर व्यक्ति से आपके समक्ष, आपके आसपास भी कोई चिट्टा के सेवन करने वाला व्यक्ति है तो कृपया करके आप पुलिस को सूचना करें। कहीं ऐसी अनहोनी घटना कहीं दोबारा ना हो जैसा काल आज धर्मपुर में हुआ है। इस प्रकार की अनहोनी घटना भगवान ना करे कहीं किसी जगह हो, तो आप पहले ही सचेत होकर रहिए। मैं अपने सभी लोगों से भी यही कहता हूं कि रोड पे हम लोग चल रहे हैं, पूरी रात हम लोग दिल्ली धर्मशाला से दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, परंतु भगवान का आशीर्वाद रहा कि हम लोग सही सलामत है। परंतु आगे भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि हम लोग इसी प्रकार से आगे चलेंगे और उम्मीद करता हूं कि 10 तारीख को आप सभी लोग शिमला पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भवानी, सर्व एकता जिंदाबाद। जय। तो ये हमने सीधी बातचीत की मदन ठाकुर से। ये मशाल यात्रा लेकर निकले थे, पिछले महीने इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली से अब जो है ये मशाल यात्रा शिमला की ओर रवाना हो चुकी है। अभी जो है ये मशाल यात्रा बड़ोग से आगे निकल चुकी है। आज सोलन ही इस यात्रा को रोका जाएगा रात्रि के लिए। उसके बाद जो है 10 तारीख को ये मशाल यात्रा जो है वो शिमला पहुंचेगी। आप भी इस मशाल यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अभी के लिए बस लाइफ टाइम्स टीवी पर इतना ही। आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। नमस्कार।